नमस्कार। आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई इस वक्त एक बेहद अहम मोड़ पर है। अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनको आप हर रोज टेलीविजन पर देखते हैं सरकार की आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर रमन गंगाखेडकर। इंडिया टुडे और आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने तमाम चार्ट्स तैयार किए हैं, तमाम आंकड़े तैयार किए हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे भारत के जाने माने डॉक्टर गंगाखेडकर से। डॉक्टर गंगाखेडकर, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले ट्रैजेक्टरी ट्रैकर अपनी स्क्रीन पर लाना चाहता हूं, जो कि दिखाता है कि अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस की महामारी किस रफ्तार से फैल रही है। सबसे लंबी लकीर इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर है वो महाराष्ट्र की लकीर है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा केस हैं। लेकिन सबसे तेज गति से जो लकीर बढ़ रही है, यानी कि जहां पर इंफेक्शन सबसे तेजी से फैल रहा है, वो है दिल्ली। मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर गंगाखेडकर, जब आप भारत के तमाम राज्यों को देखते हैं, किस राज्य को लेकर या किस इलाके को लेकर आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं और क्यों? मुझे लगता है सिर्फ लकीर के तरफ देख के हमने बोलना नहीं चाहिए किस राज्य से मैं ज़्यादा वरीड हूँ। ऐसे भी देखा जाए, जो भी राज्य में ये केसेस दिख रहे हैं वो हर चीज़ वरीसम है, क्योंकि इसको हमको किसी भी ढंग से संभालना है। अब रहा सवाल कि क्या लकीरों में हम ये बम्बई या दिल्ली, इनको हम कैसे समझेंगे। हमको एक समझना चाहिए कि जब लकीर तेज चलती है तो इसका मायना क्या है। ये नया नया आउटब्रेक है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, और वो कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा रहने की वजह से एक एक केस के आपको लकीर तेज़ी से ऊपर जाती हुई दिखेगी। जहाँ वो फ्लैट होते जाएगी, लेकिन नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, ये जब दिखता है तो शायद वहाँ आउटब्रेक से ज़्यादा वो रेगुलर इंटरवल पे वो नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लंबी दिखती होगी। मैं एक चीज़ सब दर्शकों से बोलूँगा, मुझे ग्राफ तो दिखता नहीं है, तो मेरा इंटरप्रिटेशन भी उतना ही मुझे थोड़ा कठिन जाएगा। लेकिन सब लोगों ने इसमें आश्वस्त रहना है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा है या दिल्ली में ज़्यादा है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कम बोलते हैं उसके तरफ कम ध्यान है सरकार का, ऐसे समझना गलत जाएगा। हम आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जितने भी ग्राफ्स हमने तैयार किए हैं वो सारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हेल्थ मिनिस्ट्री और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की एक जानी मानी बेहद प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसी के डेटा पे आधारित है। हमने भारत के राज्यों की बात की, अब दुनिया भर के तमाम देशों की बात करना चाहते हैं। चीन में बहुत हद तक इस महामारी पे अब काबू पा लिया गया है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी ग्राफ अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का जो ग्राफ है पिछले कुछ दिनों में धीमा होता नजर आ रहा है, जो कर्व है जिसको कहते हैं कि फ्लैट होती जा रही है। क्या इससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी राहत मिल रही है डॉक्टर गंगाखेडकर, की जिस उम्मीद से आपने लॉकडाउन को इंपोज किया था देश भर में, कुछ हद तक वो कारगर होता दिख रहा है और बहुत तेजी से हिंदुस्तान में बीमारी का फैलाव नहीं हो रहा है? नहीं, जिस तेजी से अगर लॉकडाउन नहीं रहता था, जिस तेजी से ये बीमारी बढ़ती थी, उससे तो हम कई गुना अच्छे ढंग से ये बीमारी पे कंट्रोल पा रहे हैं, ऐसे नज़र आता है। लेकिन ये अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, वो तो एकदम, यानी कोई भी ग्राफ देखे तो उसको पता चलेगा कि हम किसी भी पैरामीटर में सारे दुनिया में अच्छे प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसका वो सबूत पक्का दे देगी। लेकिन इसका मायना ना सब लोगों ने ये नहीं समझना है कि हम अभी अच्छा अचीव कर रहे हैं तो हमने अभी डरना नहीं है और हम जैसे है वैसे चलते रहें ना। हमको जब लॉकडाउन उठेगा तो मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगा। मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल क्या होगा? सबसे क्रूशियल ये होगा कि जब लॉकडाउन पार्शली उठना शुरू हो जाएगा, जैसे आपने 20 तारीख का सुना होगा, 20 तारीख को कुछ सर्विसेज में ढील दी जा रही है। जब ये ऐसा शुरू होता है, उस वक्त हमने वो फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना, ये हमारे लिए अनिवार्य रहेगा। क्योंकि हमने एक चीज़ याद रखना है कि हमने अगर उसका पालन नहीं किया तो रिवर्सल आना बहुत आसान है। आज जो सीखे हैं उसको हमने याद रखना है और उसका आचरण आगे भी करते जाना है, भले पार्शल हमारा लॉकडाउन उठते जाए अलग अलग सर्विसेज के लिए। जब हमारी हार्वर्ड मेडिकल सेंटर में
जॉन हॉपकिंस सेंटर में या इंपीरियल कॉलेज में विशेषज्ञों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि री एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब ये लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद सरकार और जनता क्या करती है, ये बेहद अहम है, क्योंकि अगर बहुत संभल के हम लोग नहीं चले तो ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है, जैसा कि इटली में हुआ, स्पेन में हुआ, अमेरिका में हुआ। ऐसा हिंदुस्तान में ना हो 3 मई के बाद, उसके लिए डॉक्टर गंगा खेड़कर आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि हमको लोगों का कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। हमको ये देखना पड़ेगा कि हर इंसान दूसरे को सिखाने के कोशिश करे, दूसरों के साथ ये बात करे कि आज वो सेफ डिस्टेंस रखना है। और मुझे पूरी एक उम्मीद है, हम तकरीबन 6 हफ्ते का जो पूरा लॉकडाउन हो रहा है, ये 6 हफ्ते में जो हमने नई चीज़ें सीखी हैं उसको हमारे लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसका अभी भी दवा की खोज हुई नहीं है, कोई वैक्सीन आई नहीं है जिसके ऊपर लोगों की नज़र है। लेकिन हमको बार बार उनको याद दिलाते रहना पड़ेगा कि जो कोई इसके जो सेफ डिस्टेंस का पालन न करे वो खुद को खतरे में डाल रहा है, पूरे समाज को खतरे में डालेगा। आज मुझे ऐसे लगता है कि एक इंसान जब वो लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा उठाना शुरू हो जाएगा, 3 तारीख के बाद में समझ लीजिए पूरा खुलता है, अगर वो पूरा खुला तो जब इंसान ज़्यादा तादाद में बाहर निकलेंगे तो एक इंसान दूसरे से वो सेफ डिस्टेंस रखेगा ही रखेगा, क्योंकि उसके ऊपर नज़र रखने वाले काफ़ी लोग रहेंगे। सबके सामने तो कोई चोरी नहीं कर सकता है, सबके सामने तो कोई गलत काम तो कभी करता नहीं है। ये भी आज एक नया गलत काम हो रहा है कि हम सेफ डिस्टेंस अगर ना पालें तो वो एक गलत काम करके हमारा समाज जानेगा और उसको पहचान के उसको वैसे होने नहीं देना है, इसके बारे में स्टेप्स उठाएगा। इसका मुझे पूरी उम्मीद है। सर, आप सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि वो लोग जिनमें बीमारी के लक्षण दिखते हैं और वो लोग जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखते। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 186 लोग ऐसे पाए गए हैं कोविड-19 पॉजिटिव जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे थे, यानी एसिम्टोमेटिक थे। अगर आप उनको साधारण तौर पे देखो तो वो खांस नहीं रहे, छींक नहीं रहे, बुखार नहीं है, तो मालूम नहीं कि उनको बीमारी है, लेकिन उनको है। ऐसे में जब ऐसे लोग समाज में निकलते हैं तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये जो अब दिल्ली की सरकार कह रही है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं और इनके बाहर रहने से बीमारी और फैल सकती है, इसको लेकर डॉक्टर साहब आप कितने चिंतित हैं? नहीं, चिंता करने का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एसिम्टोमेटिक आदमी को हम न पहचान सकते हैं, न सारे देश में सब लोगों की टेस्ट करना ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके कॉस्ट इम्प्लीकेशंस और इवन वो टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए उतनी ताकत रखना, हमारी पॉपुलेशन बेस काफ़ी बड़ी रहने की वजह से ये बड़ा मुश्किल काम रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ पे उम्मीद रखता हूँ, जब हर बीमारी है, हर बीमारी के कुछ न कुछ तो पहलू ऐसे होते हैं कि जिनको हमको संभल के जब चलना होता है तो बड़े चैलेंजेस आने का चांस होता है। इसमें का चैलेंज अगर एसिम्टोमेटिक इंसान है जो स्प्रेड कर सकता है, तो हमने एक चीज़ याद रखना है कि ये एसिम्टोमेटिक इंसान भी किसी के पास से या किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से उसको बीमारी हो गई होगी। अब अगर ऐसे है तो मैंने ऐसे व्यक्ति को, या तो जिसको सिम्टम्स है, जिसको समझ में आ रहा है, जो लैब कंफर्म केस है, उसने अगर ये पाला कि मैं दूसरों के संपर्क में आऊँगा नहीं, मुझे मास्क तो पहनना पड़ेगा, मेरा जो आइसोलेशन होगा घर में वो मैंने पालते जाना है। अगर मैं एसिम्टोमेटिक होगा तो अस्पताल में ही है, नहीं भी उसके साथ कांटेक्ट में आने के लिए लोगों को बोलते नहीं है कि आप उनसे बार बार जाके मिलो। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, मैं सिम्टोमेटिक भी होगा और मैंने दूसरों के संपर्क में आया है, तो हर ऐसे इंसान ने किस के साथ में मेरा कांटेक्ट आया था उसके बारे में बोलना, और उस इंसान ने भी ये सोचना कि मैं शायद ना मुझे होम आइसोलेशन करने की ज़रूरत है, मैं ज़्यादातर लोगों से ना मिलूं, ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक टाइम आता है ऐसे बीमारियों में जब लोगों को समझना पड़ता है कि साइंस इतने तेज़ी से दौड़ा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को भी पकड़ पाएगा। वो भी अच्छे दिन आ सकते हैं जब ये एसिम्टोमेटिक बीमारी का भी निदान करने की ताकत, सस्ते में करने की भी ताकत शायद आ पाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो मैंने खुद को
हर इंसान ने यह समझना है कि शायद मुझे बीमारी हुई होगी। जहाँ तक हो सके दूसरों के साथ मैंने संपर्क टालना है। ये बहुत लंबे देर तक लगेगा क्या? लंबे देर तक लगना दिखता नहीं है। अगर हमने इवन ये जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है इसको भी हमने अच्छी तरीके से पाला तो मुझे एक पूरा विश्वास है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। और अगर वो कम होती है, अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से सब तरफ स्प्रेड नहीं होता है तो हम ऐसे फिगर्स के तरफ देखेंगे जो मैनेजेबल रहेंगे। उनको पूरे लोगों ने उनके ऊपर नज़र रख के वो पूरा जो भी क्लस्टर होगा उसको हम अगर निगरानी में रख के उनको आइसोलेट अगर हम कर पाएँ तो शायद ये इतना खतरा नहीं रहेगा। सर, मैं अब टेस्टिंग की तरफ आना चाहता हूं। दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते हैं कि हिंदुस्तान में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। आप लोगों ने कुछ हद तक बढ़ाई भी है। इस वक्त हिंदुस्तान में करीब 4 लाख के आसपास कुल मिला के टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 16,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर हम इसको आबादी के हिसाब से देखते हैं तो 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों की आबादी में केवल 275 लोगों का टेस्ट हो रहा है। जितने भी दुनिया के बाकी डॉक्टर हैं भारत के बाहर, वो कहते हैं कि भारत के लिए, इतने बड़े देश के लिए हम लोग टेस्टिंग पर्याप्त संख्या में नहीं कर रहे। वो ICMR से कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री से कह रहे हैं कि टेस्टिंग की संख्या को और तेजी से बढ़ाएं। तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान में टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए उससे कम हो रही है और बढ़ाने की जरूरत है? और दूसरा, टेस्टिंग की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने के लिए आपका क्या प्लान है डॉक्टर साहब? मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, टेस्टिंग की रफ्तार बनाना आसान है, लेकिन हमको किसको टेस्ट करना है ये भी तो समझ में आना है। हम सारे के सारे हमारे देशवासी जो हैं उनकी अगर टेस्ट करें, आज तो उससे कीमत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक बोल सकता हूँ कि एक टेस्टिंग की कीमत मैंने सारी सब्सिडाइज कॉस्ट पे अगर देने की कोशिश किया, जो अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोला हर एक की कीमत ये 500 रुपया रहेगी, इतना भी बोला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस किस्म से ये खर्चा होगा। मैन पावर की कॉस्ट आप छोड़ दीजिए। अब हमने दूसरा देखना है पहलू, क्या हम जो भी टेस्टिंग के लिए इंडिकेटेड कंडीशंस हैं उनको कुछ रिलैक्स करने की ज़रूरत है? तो कुछ भी रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी केसेस को भी टेस्ट करना चाहिए, ये भी बोल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स है, जिनकी संख्या अभी भी काफ़ी नंबर है जिले के, उनमें इवन ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, फीवर है या कफ है, उसको भी हम टेस्ट करने के लिए तैयार है। अब एक बात रह गई कि अभी तक ये जो बोला जाता था कि क्या हम कम टेस्ट कर रहे होंगे। मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, पिछले 3 दिन के अंदर ही तकरीबन 1 लाख लोगों की टेस्ट हमने कर दी है ये टाइम पे। सिर्फ 3 दिन में हम 1 लाख तक पहुँचे। अब दूसरा सवाल ये रहेगा, क्या हमारी कैपेसिटी है? कैपेसिटी आप संख्या के तौर पे अगर आप देखें तो हम लोगों की कैपेसिटी, नंबर ऑफ लैब्स जो है वो ऑलमोस्ट, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर शायद भूल जाऊंगा, 190 के नज़दीक होगी जो ICMR नेटवर्क में है, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये टेस्ट ऑफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 80 के ऊपर प्राइवेट लैब्स हैं जिनके कलेक्शन सेंटर 16,000 सिटीज़ में अवेलेबल है। तो एक्सेस टू टेस्टिंग ये भी बढ़ चुका है। आप अगर दूसरे एक अंदाज से अगर देखें तो मेरे हिसाब से पर मिलियन वाला जो पॉपुलेशन बेस का जो कैलकुलेशन है, ये करने के लिए सही ढंग नहीं होगा, क्योंकि वो जब हम पूरा पॉपुलेशन का बेस पकड़ेंगे तो उसका एक एजम्पशन ये होता है कि सारे लोगों को बीमारी लगने का इक्वल चांस है। लेकिन ये आउटब्रेक ड्रिवन, ये आउटब्रेक से या इम्पोर्टेड केस रहने से वो चारों तरफ होगी। आज समझ लीजिए हम बोलते थे कि दूसरे देश से आए जो वहाँ जहाँ गए हैं वहाँ इन्फेक्शन होगा, यह हमारा दूसरे देश के ऊपर एक तरीका था, उसको बोलते थे इम्पोर्टेड इन्फेक्शन है। कल जब ये बीमारी, अभी जब बाहर के फ्लाइट बंद हो गए हैं, तो मैं ऐसी जगह गया था क्या, जिस जगह पे ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई है, वहाँ से वो आदमी इधर आया, उसमें बीमारी देखने का चांस है। लेकिन ये इसेंशियली किस चीज़ के ऊपर निर्भर रहेगा? ये मोबिलिटी, जोग्राफिक मोबिलिटी या माइग्रेशन के ऊपर ये ज़्यादा निर्भर रहेगा। आप अगर दूसरे ढंग से अगर देखें तो आज हमारे देश में एक कंफर्म केस ढूंढने के लिए अगर हमने देखा कि कितने टेस्ट हम करते हैं, तो आपको दिखेगा
फ्रांस और स्पेन में तकरीबन 5 टेस्ट किए जाते हैं। हमारे स्वीडन में तकरीबन 7, स्वीडन और इटली में 7 और 7.5 टेस्ट किए जाते हैं एक केस ढूंढने के लिए। जर्मनी में तकरीबन 14 टेस्ट करना पड़ता है। जापान में 11 टेस्ट करना पड़ता है तो एक पॉजिटिव पाया जा रहा है। हमारे देश में हम तकरीबन 26 लोगों की टेस्ट करने के बाद में एक इंसान पाया जाता है। इसका मायना क्या है? इसका मायना ये है कि जो साइज है, जो नंबर है इन्फेक्टेड लोगों का, उनको ढूंढने में हम ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, ज़्यादा निगेटिव टेस्ट कर रहे हैं, तो ही हमको एक हाथ पॉजिटिव मिल रहा है। हम अगर ये पर मिलियन कैलकुलेशन करें तो हमको ऐसे लगेगा कि हमारी टेस्टिंग कम हो रही है। अगर हम पॉजिटिव्स के हिसाब से अगर देखने जाए तो हमको उल्टा लगेगा। तो ये देखने का नजरिया है। सर, मैं आखिर में आपको नक्शा दिखाना चाहता हूं कोरोना वायरस जोन्स का। ये हिंदुस्तान का नक्शा है जो दिखाता है कि किस इलाके में महामारी फैली है और किस इलाके में नहीं। सबसे बड़ी राहत की बात मेरी नज़र में यह है कि जिन इलाकों में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमज़ोर है, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, वहाँ पर महामारी न के बराबर पहुंची है। नॉर्थ ईस्ट हुआ जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर है, महाराष्ट्र हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, वहाँ पे चोट ज़्यादा पहुंची। इसकी आपके हिसाब से वजह क्या है? और अभी भी आईसीएमआर कहता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी लोगों से एक हिंदुस्तानी से दूसरे हिंदुस्तानी को, जो कि बाहर से नहीं आया कहीं से, किसी विदेशी देश से, उनमें ये फैल नहीं रही बीमारी। दुनिया का कोई भी विशेषज्ञ बाहर में इसको मानने को तैयार नहीं है। तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हिंदुस्तान में अभी शुरू नहीं हुआ, और बाकी जो दुनिया के विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? एक चीज हमको समझना है, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन थोड़ा सा ज्यादा उछल गया है ये टॉपिक। इससे चूंकि बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं। लेकिन अगर एक जगह पे अगर ज़्यादा क्लस्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक आध जिला अगर मैंने पकड़ा, वहाँ अगर मैंने देखा कि 10-15 लोगों का एक सीड रहे वाले अलग अलग मुझे क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी तो लोग ऐसे ही हैं कि जिनको वो शायद कहीं दूसरे गांव गए थे और वहाँ से उन्होंने इन्फेक्शन अपने इसमें लाया है। ये तो कहीं बाहर नहीं गए वाले होंगे, उनका कांटेक्ट और किसी से आया होगा, ऐसे व्यक्ति से जो बाहर भी गया होगा या नहीं गया होगा। लेकिन मैनेजमेंट में तो हम क्लस्टर कंटेनमेंट ही स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। हम उनको देख रहे हैं कि कांटेक्ट ट्रेसिंग कैसे करें, उसके बारे में सोच रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड यानी क्या होगा? कम्युनिटी स्प्रेड यानी जब हम बोलेंगे तो हमको इस चीज़ का भी पता नहीं चलेगा कि इसको कहाँ से इन्फेक्शन आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको अगर मुझे इसके कॉन्टैक्ट्स ढूंढना है, वो कॉन्टैक्ट्स ढूंढना भी उतना ही डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि उनमें से भी कोई कांटेक्ट, उनको दूसरों से बीमारी लगने का चांस, ये अपना कांटेक्ट जो पहला था उसको छोड़ के, वो भी उतना ज़्यादा रहेगा। अब रहा सवाल, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है। बेसिकली ये एक देखने का नज़रिया होता है कि किसको मैं क्या बोलूँ। वो बोलने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, इस किस्म का हिसाब तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। अब रहा सवाल कि क्या कुछ इलाके में वो जो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, वो यानी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है क्या? एक मैं बोल सकता हूँ, उसके खिलाफ बोलने के लिए भी मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट के बारे में मुझे एक चीज़ लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले लॉकडाउन होना शुरू कर दिया। वो लोगों ने ट्रैवल जो थे लोगों के, वो ऑलरेडी बैन कर चुके थे कि कहीं और से हमारे स्टेट में लोगों ने आना नहीं चाहिए। ये सबसे पहले अगर कहीं इम्प्लीमेंट हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। अब शायद उसका परिणाम आज आपको दिखाई दे रहा है कि वो लोगों में थोड़ी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। जहाँ कहीं दिखता है तो उसको ढूंढने के लिए भी उतनी ही एफर्ट बार बार की जाती है। स्टेट के जो सारे हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बार बार जब बात कर रही है तो ये समझना है कि ये सिर्फ वीक इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं हो रहा होगा, ये शायद उतना गलत रहेगा। आप जुड़े हमारे साथ डॉक्टर रमन खंगाखेडकर, आईसीएमआर में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे वो डॉक्टर जो कि टेलीविजन पर हर रोज दिखते हैं और आज तक से जुड़े तमाम। जी प्लीज बोलिए डॉक्टर साहब। हमारी कामयाबी हमारे काम से नहीं है। हमारी कामयाबी अगर होने वाली है तो सब लोगों का साथ
उनका जो पालन है उसके वजह से होने वाली है। हम लोग तो सिर्फ चेहरे दिख रहे हैं, सही चेहरे वो है, वो समाज में हैं जो लॉकडाउन पाल रहे हैं, और जब भी लॉकडाउन उठे भी तो भी वो सेफ डिस्टेंस को भूलेंगे नहीं। ये लोग जो हैं इनकी पहचान नहीं रहेगी, लेकिन आई थिंक वॉट एवर इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ देम। जी वाकई में डॉक्टर रमन गंगाखेडकर आप जुड़े आज तक के साथ इस खास कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।